मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग जो है एक नई शुरुआत किए हैं और संपूर्ण हिंदी व्याकरण समझ रहे हैं। हिंदी व्याकरण का पूरा नॉलेज हम लोग लेंगे और हिंदी व्याकरण इतना छोटा है भी नहीं, इसलिए इतनी आसानी से होने वाला भी नहीं है। तो जो है हम लोग एक एक करके सारे अध्याय को समझेंगे और संपूर्ण हिंदी व्याकरण के बारे में अपना नॉलेज लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप जब हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ण के बारे में जानना जरूरी होता है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और यूं कहे तो वर्ण को आज अक्षर कहा जाता है और बहुत सारी जानकारियां इसके बारे में पता चला या इसको एक रूप दिया गया। लेकिन अक्षर इससे पहले, आज से पहले आवाज के रूप में था। क्या था? आवाज के रूप में था। अक्षर एक आवाज था जिसको ध्वनि बोलते हैं। हम जो बोलते हैं वो क्या था? इसी को अक्षर बोलते हैं, यही वर्ण था। हम जो मुंह से बोले वो आवाज जो निकला वही वर्ण है। तो ये पहले ध्वनि के रूप में था, उसके बाद इसको एक रूप दिया गया, इसको कहा गया वर्ण। और इसी वर्ण से भाषा का निर्माण हुआ, शब्द बना, वाक्य बना, और वाक्य से मिलकर के जो है फिर एक गद्यांश बना। गद्यांश समझ रहे होगे? किसी गद्य का मतलब होता है कहानी। गद्य का मतलब होता है कहानी। किसी कहानी का एक छोटा सा टुकड़ा को गद्यांश बोलते हैं। किसी कहानी का एक छोटा सा टुकड़ा को हम क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं। गद्यांश मतलब एक कहानी का छोटा सा भाग। और वह गद्यांश बनता कैसे है? इसी वर्ण से, जिस अक्षर का जो शब्द का निर्माण होता है, और उसी शब्द से वाक्य का निर्माण होता है, और वही दो वाक्य, चार वाक्य को मिलाकर के एक गद्यांश को बना दिया गया। देखिए, उदाहरण के लिए हम आपको समझा रहे हैं। जैसे क एक आवाज था, मेरे मुंह का एक आवाज है क, और इसको एक रूप दिया गया जो दिखने में आया। इससे पहले आवाज है, सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन इसको बाद में देखने को मिला। इसको क्या नाम दे दिया गया? वर्ण। ये क्या है? अक्षर है। और ध्वनि की एक इकाई है, आवाज का एक छोटा सा रूप है। इसी चीज को कहे वर्ण, और इसी वर्ण से मिलकर के शब्द बना। शब्द कैसे बना? एक क वर्ण था, दूसरा म वर्ण था, तीसरा लो वर्ण था। तीनों वर्ण को मिलाए एक नया वर्ण का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या रख दिया गया? कमल। और जो दो या तीन जो भी वर्ण आपस में मिल करके एक शब्द का निर्माण किया, आपस में मिल करके एक नया रूप दिया, इसी चीज को हम बोले शब्द। क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा वर्ण था और यहाँ पे अकेला एक स्वतंत्र वर्ण के रूप में जो है लिखा हुआ था। तो ये शब्द बना, और इसी तरह कईयों शब्द को मिला करके एक वाक्य का निर्माण होता है। और यही वाक्य, जब दो वाक्य, चार वाक्य अपने चिन्हों के साथ मतलब कि जो है सज जाता है, इसी चीज को क्या कहते हैं? गद्यांश बोलते हैं। वही गद्यांश अब क्या है कि दो गद्यांश, चार गद्यांश को मिला करके एक जगह संग्रहित किया गया। संग्रहित मतलब मिला देना, एक जगह जमा कर देना। इसी चीज को जो है कहानी का रूप दे दिया गया। अब कहानी और कविता पर हम बाद में जाएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम वर्णमाला को आपको समझाने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझे कि वर्णमाला क्या होता है। तो सबसे पहले वर्णमाला देखिए। वर्णमाला क्या है? माला समझ रहे होगे? सब कोई अपने गले में माला पहनते हैं। सब कोई अपने गले में माला पहनते हैं। और वो माला जो होता है सिर्फ धागा नहीं होता है, माला में मोती होता है। और एक मोती का माला नहीं होगा, उसको लॉकेट बोल रहे हैं। माला में बहुत सारे मोती होते हैं। मोतियों के समूह को माला कहते हैं। मोतियों के समूह को माला कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला, तो ये तो एकदम गारंटी है कि यहाँ वर्णों का समूह होगा, बहुत सारे वर्ण होंगे, इसीलिए इस माला का नाम दिया गया वर्णमाला। इसमें बहुत सारे वर्ण होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे वर्ण होते हैं, लेकिन किस वर्ण को क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, आखिर उस वर्ण को क्यों कहेंगे वो वर्ण, इस चीज के बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखें कि वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? प्रकार होता है। वर्णमाला का अर्थ प्रकार कैसे होता है? जैसे ये वर्ण है, वर्णमाला है। वर्णमाला में एक ही तरह के सब वर्ण नहीं होंगे, एक ही तरह के सब वर्ण नहीं होंगे, सब अलग अलग होंगे। इसीलिए इसको
प्रकार कहा गया, क्योंकि अलग अलग तरह का जो है इसमें वर्ण रखा गया है और इसको संग्रहित करके जो है एक नया चीज तैयार किया गया, जिसमें सब क्या है तो वर्ण ही, लेकिन सब अलग अलग है। तो वर्णमाला को प्रकार बताया गया और इसका जो एक संग्रहित रूप था, इस चीज को कहा गया कि वर्णमाला। समझ में आया? अब देखिए, क्योंकि इसमें आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि स्वर होता है, व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, बहुत सारे वर्ण अलग अलग प्रकार के होते हैं और सबको मिला करके तब एक वर्णमाला का रूप दिया गया, उसको वर्णमाला कहते हैं। तो हम आज चर्चा जो करने वाले हैं, हम लोग बहुत सारे किताबों में ये भी पढ़ चुके हैं, स्पर्श अंतस जो भी होता है, वर्णमाला में इतना व्यंजन होता है, इतना स्वर होता है, सब जान चुके हैं। लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है और वो चीज पर हम चर्चा करेंगे, अभी समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बारे में आप लोगों को फिर बार बार हम बताना चाहेंगे। वर्ण क्या है? एक आवाज है, एक ध्वनि है, जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसको कभी भी दो भाग में नहीं बांट सकते हैं। हमारे मुंह से जो उच्चारण होता है, जो एक इकाई वर्ण है, जो एक छोटा सा रूप है, इसी को चीज को कहते हैं वर्ण। और पढ़े भी होंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल आवाज को कहते हैं जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कि वर्ण जो है, वर्ण को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा गया। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई क्यों कहा गया? क्योंकि हम जब भी कोई भाषा बोलते हैं, कोई भी भाषा बोले, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोई भी भाषा बोलेंगे तो उस भाषा में जरूर कोई ना कोई अक्षर का प्रयोग किया जाएगा, जरूर कोई ना कोई अक्षर का प्रयोग किया जाएगा, किसी भी भाषा में बोले। तो इसलिए इसको क्या कहा? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर वर्ण नहीं रहे तो आप कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। हिंदी की छोड़ो, किसी भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, वर्ण जरूरी है। ठीक है, इसलिए वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा गया। अब क्या है कि वर्ण को दो भाग में बांट दिया गया, वर्ण को दो भाग में बांट दिया गया और पहला वर्ण का नाम रखा गया स्वर वर्ण और दूसरा का नाम रखा गया व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण और दूसरा का रखा गया व्यंजन वर्ण। ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में क्या अंतर है भाई? काहे रखा गया इसका नाम स्वर और व्यंजन? सब तो वर्ण है। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को इसलिए स्वर वर्ण में रखा गया क्योंकि ये स्वर वर्ण जो होता है, स्वर का मतलब भी आवाज होता है, स्वर का मतलब भी आवाज होता है। तो स्वर वर्ण को स्वर वर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि स्वर वर्ण का उच्चारण जो होता है ये आजाद रूप में होता है। आजाद रूप मतलब स्वतंत्र, इसमें न कोई बाधा डाल सकता है, न किसी का मदद का जरूरी होता है, न किसी के मदद का जरूरी होता है। जैसे ले लो अ बोलते हैं तो क्या है कि इस वर्ण के उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, बस मुंह में आया बोल दिए, न किसी वर्ण की सहायता की जरूरी है और न ही इसमें कोई बाधा है। यह भाषा बोलने में भी कोई बाधा नहीं है। यह वर्ण क्या है? स्वतंत्र वर्ण है और जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, आजाद रूप में होता है, इसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण मूलतः जो है 11 माने गए। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण को मूलतः कितना माना गया? 11 माना गया। 11 माना गया, जिसमें आया अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, उसके बाद री, ए, ऐ, ओ, औ। आप लोग भी इतना ही पढ़े होंगे, इतना ही पढ़े होंगे। अब इस स्वर को जो देख रहे हो तुम्हारे सामने में, जो स्वर रखा हुआ है, इस स्वर को भी दो भाग में बांटा गया। यह स्वर क्या था? यह भी एक आवाज था, मुंह से निकला आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, यह भी क्या था? एक आवाज था। और इस आवाज को भी दो भाग में बांट दिया गया। क्यों पता है? इसलिए क्योंकि यह जो था पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, लेकिन यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। अभी हम इसका उच्चारण करके आपके सामने बताते हैं, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए नहीं है, देखो, ये आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र वर्ण है, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ए को बोलते हैं, ए को बोलते हैं, तो ए में क्या होता है? अ और ई, अ और ई, इन दो वर्ण का, दोनों वर्णों को मिला करके तब ए का निर्माण होता है। क्या बोलते हैं किसी को? ए,
ऐ, तो अ ई दोनों का उच्चारण होता है। फिर बोलते हैं ऐ मैंने सुनता है ना, तो क्या बोलते हैं, ऐ तुम्ही को बोल रहे हैं। तो क्या है कि एक स्वर जो है नीचे जाता है, एक स्वर ऊपर आता है, ये है। अब इसको जब पढ़ते हैं, ह्रस्व दीर्घ भी बोलते हैं इसी में, अब उसको बाद में बताएंगे, सबसे पहले आप इसको जानिए। तो इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको कहा गया प्राकृतिक स्वर। इसको क्या कहा गया, प्राकृतिक स्वर। प्राकृतिक स्वर मतलब भगवान की आवाज, भगवान ने सबके मुंह में यह आवाज दे चुका है। लेकिन ये वर्ण जो है ना, ये वर्ण भी स्वतंत्र है, ये वर्ण भी स्वतंत्र तो है, लेकिन मिला के बनाना होता है, मिला के बनाना होता है, और अपने मुंह में ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी फैक्ट्री का चीज है। देखिए, तो इस स्वर का नाम दे दिया गया मूल स्वर, इसका नाम दे दिया गया मूल स्वर, इसका नाम प्राकृतिक स्वर, इसका नाम मूल स्वर है। तो दोनों स्वर, आवाज को दो भाग में बांट दिया गया, एक प्राकृतिक स्वर, दूसरा मूल स्वर। ये प्राकृतिक स्वर आपस में मिलकर ही मूल स्वर का निर्माण करती है, ये प्राकृतिक स्वर आपस में मिलकर ही मूल स्वर का निर्माण करती है। अभी बता रहे थे अ और ई, ए का निर्माण करती है आ, उसके बाद दीर्घ ई आई का निर्माण करती है, और फिर देख लो ओ और ह्रस्व उ ओ का निर्माण करती है, और फिर आ और दीर्घ उ औ का निर्माण करती है। इधर 6 वर्ण है और उधर 4 वर्ण है, ए ऐ ओ और 4 ही वर्ण है, और इधर 6 वर्ण है, ओ आ ह्रस्व दीर्घ ई ह्रस्व दीर्घ उ, है ना। ये प्राकृतिक स्वर जो है, ये आपस में मिलकर ही मूल स्वर का निर्माण करती है। और आपके सामने 2 मात्रा और छूटा हुआ है, जिसका नाम अनुस्वार और विसर्ग है। आप कहते हैं ये स्वर वर्ण नहीं है, ये भी स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण है। और जब हम कभी भी चर्चा करते हैं कि अयोगवाह को मिलाकर के स्वर कितने हैं, तो जवाब देना है 13 है, और स्वर वर्ण 13 है, स्वर वर्ण 13 है। लेकिन मुख्यतः हम लोग स्वर वर्ण 11 ही पढ़ते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण को मुख्यतः 11 ही पढ़ते हैं। इसको अयोगवाह में रखा गया, अयोगवाह में इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ 6 वर्ण था प्राकृतिक स्वर, आपस में जो है प्राकृतिक स्वर मिल करके क्या बनाया, मूल स्वर को बनाया। अब क्या था, ओ ई को जोड़े, ओ ई को जोड़े ए बना, आई को जोड़े आई मतलब आई बना, फिर ओ को जोड़े तो ओ बना, ओ के बाद दीर्घ को जोड़े तो औ बना, दीर्घ के बाद कोई स्वर था ही नहीं, तो अंग और अविसर कैसे बनाएंगे, समझ में आया। तो ये एक्स्ट्रा बचा, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया अयोगवाह, अयोगवाह नाम दे दिया गया। लेकिन इसका उच्चारण भी स्वतंत्र रूप में होता है। अंग और अविसर जो है, इसके उच्चारण में भी किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम अयोगवाह को मिलाएंगे तो स्वर वर्ण कितने होंगे, 13, लेकिन मुख्यतः स्वर वर्ण कितने हैं, 11। स्वर वर्ण हम लोग 11 पढ़ते हैं। जब अयोगवाह की बात आती है तब हम इसको क्या कहते हैं, यह स्वर वर्ण कुल 13 है, ठीक है। अब क्या है, आगे तुम लोग देखो कि स्वरों का भी वर्गीकरण हुआ, स्वरों का भी वर्गीकरण हुआ। स्वर वर्ण का वर्गीकरण कैसे हुआ, ये तो प्राकृतिक स्वर और मूल स्वर था, ये आवाज का प्रकार था। आवाज जो हमारे मुंह से निकलती थी, इस आवाज को दो प्रकार से बांट दिया गया कि एक प्राकृतिक स्वर है और एक मूल स्वर है, जिसको प्राकृत को ही मिला करके हम एक मूल स्वर का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन इस स्वर को भी जो है फिर वर्गीकरण किया गया, मतलब बांटा गया अलग अलग भागों में, ठीक है। तो अब जो है क्या किया गया स्वर का वर्गीकरण, तो इसमें 3 स्वर बनाया गया। 3 स्वर क्या बनाया गया, एक को बनाया गया ह्रस्व, दूसरा को बनाया गया दीर्घ, और तीसरा है तुम्हारा प्लुत। 3 स्वर पढ़े हो गए। आ, उसके बाद पढ़ते हैं ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। क्यों बोलते हैं भाई, इसलिए एक को ह्रस्व स्वर, एक को दीर्घ स्वर, एक को ह्रस्व स्वर, एक को दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व और दीर्घ में बांटना क्या जरूरी था, यह भी आपके लिए क्वेश्चन है। ह्रस्व और दीर्घ में बांटना क्या जरूरी था, जब प्राकृतिक स्वर मूल स्वर को हम जान चुके हैं, ये भी जान चुके हैं कि स्वर वर्ण आजाद रूप में होता है। तो ह्रस्व और दीर्घ को जो बांटा गया, इसका कारण यह था कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, किसी का आवाज देर तक चलता है, किसी का आवाज कम समय में खत्म होता है। जैसे बोल रहे हैं, सुनो, अ क अ
क, लेकिन फिर बोल रहे हैं आ खा। तो क्या होता है कि आवाज थोड़ा ज्यादा टाइम तक खींचता है, और एक को उच्च स्वर में बोलते हैं, एक को निम्न स्वर में बोलते हैं। एक का आवाज नीचे की तरफ जाता है, मतलब खत्म हो रहा है, मतलब जा रहा है और ऊपर जा रहा है, समझ में आया। तो एक का उच्चारण क्या है, ऊंचा खींच रहा है, और एक का उच्चारण नीचा जा रहा है, समझ में आया। इसलिए इसको भी बांटा गया, एक को कहा गया हरस, दूसरा को कहा गया दीर्घ, और तीसरा तुम्हारा जो है वो प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर क्यों कहा गया? अब एक में था कि कम समय लगा, एक में ज्यादा समय लगा, लेकिन ये प्लुत जो था ना, इसमें कई गुना ज्यादा समय लगा, कई गुना ज्यादा समय लगा, कई गुना ज्यादा समय। अभी होली में गाना चल रहा था, जो गिरा सारा रारा, किसी वैसा भाषा जब आप हम बोलते हैं, वैसा वर्ण जब बोलते हैं, तो क्या होता है कि जो है उसमें ज्यादा देर तक उच्चारण होता है, कई गुना समय लग जाता है हमको। इसीलिए इस वर्ण का नाम दिया गया क्या? प्लुत स्वर वर्ण। तो हरस स्वर वर्ण जिसका उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर वर्ण जिसमें हरस्व की अपेक्षा दुगुना। कोई आदमी को कहो अ बोलने के लिए, कहो गिनती करना कि कितना बार अ तुम बोल रहा है, और तुम बोलना शुरू करो आ, तुम देखो तुम जितना बार आ बोलोगे उसका दुगुना बार वह ओ बोल करके बैठा रहेगा, उसका दुगुना समय लगता है। लेकिन जब प्लुत स्वर वर्ण की बात करेंगे तो प्लुत स्वर वर्ण क्या होता है, इसमें कई गुना ज्यादा समय, मतलब दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, समझ में आया। यह क्या है? स्वर वर्ण का प्रकार। इसको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कहा गया, तीन भागों में बांटा गया। अब आते हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, समझ गए। इसमें एक विशेष चीज क्या है कि प्राकृत स्वर जो होते हैं वो तीन ही होते हैं, मुख्यतः तीन ही होते हैं, यह बताना जरूरी है। जैसे अ है, ई है और उ है, यही तीन मुख्यतः प्राकृत स्वर है, और यही तीनों जो है, ये तीनों का ही ये दीर्घ रूप है। क्यों कहा गया तीनों को प्राकृत रूप, बताते हैं। ये अ है ना, इस अ का दीर्घ रूप आ है, ये कोनो नया नहीं है, इसी का दीर्घ रूप है, इसी का दीर्घ रूप ये है, और इसी का दीर्घ रूप ये है, समझे? पढ़े हो गए ना रे, अ आ ई उ उ, दोनों तो ई ही है, इसको भी ई बोलते हैं, इसको भी ई बोलते हैं, इसको भी उ बोलते हैं, इसको भी उ बोलते हैं। लेकिन एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है, इसको भी बांटा गया है, इसको भी बांटा गया है स्वर में, समझे? स्वर का वर्गीकरण में इसको बांट दिया गया है। प्राकृत स्वर मुख्यतः यही है, ओ है, ई है और वो है, यही तीनों का ये दीर्घ रूप है, समझे? ये था। अब जो है आगे चलते हैं हम व्यंजन पे, समझ लेते हैं कि व्यंजन क्या होता है। दूसरा तुम्हारा व्यंजन वर्ण था, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया हो, पूछो।